हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, सुबह 10 बजे का जो रिवीजन की क्लासें थी डीसी मोटर की तो हो गई कंप्लीट। आज बात करते हैं डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर आपको पढ़ाया हुआ है सारा, लेकिन आज उसकी बात करेंगे रिवीजन की। दोबारा से आपको उसका रिवीजन करवाया जा रहा है और शाम वाली क्लास में आपको नया टॉपिक चालू है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, शाम 5 बजे वाले में। तो बात कर लेते हैं कि डीसी जनरेटर होता क्या है। तो आज बात करेंगे डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत या किस हिसाब से किसे डीसी जनरेटर बोला जाता है, इसके बारे में अपन बातें करेंगे। तो देखो भाई, टॉपिक क्या है आज, डीसी जनरेटर। जनरेटर का आपका टॉपिक है, किसका? जनरेटर का आपका टॉपिक है। तो पहले तो बात करेंगे कि डीसी जनरेटर होता क्या है आपका। क्या करेंगे? पहले तो ये बात करेंगे कि डीसी जनरेटर होता क्या है आपका। भाई जनरेटर होता क्या है, जनरेटर करता क्या है, जनरेटर की परिभाषा। तो यहां से अगर परिभाषा की बात करो, किसकी परिभाषा, तो परिभाषा के अंदर क्या कहोगे कि जैसे मोटर की परिभाषा थी, या ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी में परिवर्तन करने वाले को मोटर कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले को क्या कहेंगे? जनरेटर। क्योंकि जनरेटर को आप विद्युत नहीं देके यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है, घुमाया जाता है जनरेटर को, प्राइम मूवर की सहायता से इसको घुमाया जाता है, हैंडल से आप उसको घुमाते हो। तो वहाँ इलेक्ट्रिकल शब्द नहीं आएगा, वैद्युतिक शब्द नहीं आएगा। आप इनपुट में जनरेटर को क्या देते हो? यांत्रिक ऊर्जा, और आउटपुट में जनरेटर आपको क्या देता है? वैद्युतिक ऊर्जा। तो इसकी परिभाषा हो गई है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला को क्या कहते हैं? जनरेटर। तो करता क्या है ये? यांत्रिक को विद्युत में। तो यहाँ से इसका परिभाषा देखना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, वैद्युतिक ऊर्जा में बदलना। बस यहां तक देखना है आपको। सिर्फ यांत्रिक को वैद्युतिक में बदलने का काम कौन करता है? आपका जनरेटर करता है। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की कि भाई ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखिए, मोटर और जो जनरेटर है आपका फैराडे के विद्युत प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करे थे कि नहीं करे थे? फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करे थे कि नहीं कर रहे थे? तो आपका जनरेटर भी किस पे काम करेगा? फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे। तो कौन सा सिद्धांत है इसका? सिद्धांत की अगर बात की जाए, सिद्धांत कौन सा भाई इसका? फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। कौन सा? फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। अब फैराडे ने दो नियम दिए थे। फैराडे ने दो नियम दिए थे। मैं पहला नियम जो आपके मोटर में लग रहा है, इस जनरेटर में लग रहा है, उस नियम की बात करेंगे। उसमें भी उन्होंने दो बात बताई थी। फैराडे ने दो नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो उसमें भी अपने दूसरे नियम की बात करेंगे। कौन से? द्वितीय नियम, प्रथम नियम की बात करेंगे। प्रथम नियम में भी अपने दो शब्दों की बातें करेंगे। देखो, फैराडे के प्रथम नियम के अंदर दो बातें कही गई है, वो ध्यान से सुनना भाई। चालक या चुंबकीय
क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति हो व फ्लक्स में परिवर्तन होने पर आपका EMF उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनना इस बात को कि चालक या चुंबकीय क्षेत्र के मध्य एक सापेक्ष गति हो और सापेक्ष गति के साथ में फ्लक्स में परिवर्तन हो, फ्लक्स में परिवर्तन के साथ में आपका EMF उत्पन्न हो। अब सुनना, फैराडे ने कहा था किसी धारावाही चालक के तार को या तो चुंबकीय क्षेत्र में घुमाओ हो या चुंबकीय क्षेत्र को किसी धारावाही चालक के चारों तरफ घुमाओ हो। इसमें या तो चालक घूर्णनीय हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी घूर्णनीय हो सकता है। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि चालक ही आपका घूर्णनीय हो, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी घूर्णनीय हो सकता है। आप चालक को घूर्णन मान के चुंबकीय क्षेत्र के चारों तरफ घुमा सकते हो या चालक को इस तरह के चुंबकीय क्षेत्र को चालक के चारों तरफ घुमा सकते हो। तो उनके मध्य एक सापेक्ष गति होने के बाद में उनके फ्लक्स में परिवर्तन हो। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो आपका EMF उत्पन्न होता है। फ्लक्स का मतलब हो गया कि दो चालकों के मध्य एक सापेक्ष गति है, दोनों विपक्ष के फ्लक्स हैं। दो फ्लक्स एक जगह विपरीत स्वभाव के होने के कारण उनके मध्य एक छेदन होगा, उस छेदन के कारण आपके उसके जनरेटर के अंदर EMF उत्पन्न होगा। जो इस स्थिति में सापेक्ष गति हो और फ्लक्स परिवर्तन हो, वो EMF आपका घूर्णनीय EMF उत्पन्न होगा या घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा या घूर्णनीय फ्लक्स उत्पन्न होगा या घूर्णनीय आपका EMF उत्पन्न होगा। क्या होगा? घूर्णनीय EMF उत्पन्न होगा। और ये घूर्णनीय EMF कहाँ उत्पन्न हो रहा है? आपके जनरेटर में घूर्णनीय। और कहाँ हुआ? जनरेटर में। अब आओ, दूसरी बात ये कही थी उन्होंने, चालक में एक ग्रंथित चाल हो, गति हो या ग्रंथित फ्लक्स उत्पन्न हो, वो स्थिर प्रकार का EMF उत्पन्न होगा। क्या? स्थिर प्रकार का EMF उत्पन्न होगा। क्या कहा गया भाई इसमें कि चालक में एक ग्रंथित, क्या कहा गया भाई इसमें? दूसरी बात यहां से देखना, दो चालकों में या दो चालकों के मध्य ग्रंथित फ्लक्स उत्पन्न हो, वो उत्पन्न फ्लक्स कैसा कहलाएगा? आपका स्थिर प्रकार का, स्थिर प्रकार का। किस प्रकार का? स्थिर प्रकार का। उदाहरण के तौर पे आपके ट्रांसफार्मर है, उसमें कोई घूर्णनीय भाग है क्या? ट्रांसफार्मर में कोई घूर्णनीय भाग है क्या? नहीं है। उसमें दो चालकों के मध्य एक ग्रंथि, एक EMF उत्पन्न होता है, इंड्यूस होता है, एक EMF उत्पन्न होता है। तो वो EMF आपका फ्लक्स परिवर्तन के साथ में EMF उत्पन्न होगा आपका, जो कैसा होगा? स्थिर प्रकार का। कैसा? स्थिर प्रकार का। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो मेरे भाई, ट्रांसफार्मर और आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर व 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब सुनो, आपके क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है
कि स्तर स्वभाव वाला ईएमएफ उत्पन्न करने वाला मशीन कौन सी है, या स्तर चुंबकीय क्षेत्र किसमें उत्पन्न होता है। तो आपका ट्रांसफार्मर भी होता है और इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर भी होता है। हमारी क्लास चल रही है 3 फेज इंडक्शन मोटर की शाम 5 बजे, तो उसमें सारी चीज़ बताई गई है इंडक्शन मोटर के बारे में। ट्रांसफार्मर का जनरेटर के बाद में आपका टॉपिक चालू हो जाएगा। तो दोबारा देखना, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे, चुंबकीय सिद्धांत पे आपका जनरेटर काम करता है। लेकिन इसी प्रथम नियम के माध्यम से 2 बात बताई गई थी कि या तो चालक या चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से एक घूर्णनीय हो और उनके मध्य सापेक्ष गति हो। सापेक्ष गति होगी तो दोनों के अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स परिवर्तन के साथ में आपके उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। उत्पन्न ईएमएफ को घूर्णनीय ईएमएफ बोलेंगे, गतिमान ईएमएफ बोलेंगे या गतिजन्य ईएमएफ बोलेंगे। तो वहाँ कौन सा होता है, जनरेटर हो गया। दूसरी बात यहाँ से देखना कि 2 चालकों के मध्य कोई भी घूर्णनीय भाग नहीं है, एक ग्रंथित ईएमएफ उत्पन्न हो गया, फ्लक्स उत्पन्न हुआ। उसके फ्लक्स के बाद में आपका जहाँ ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो इस तरह ईएमएफ है और वो कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर में। अब आ जाओ आगे बात की जाए कि आपका जो जनरेटर है इसमें आपको ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए या फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए। 3 चीज होना जरूरी है। 3 चीज होना जरूरी है। एक तो आपका चालक, और वो भी कैसा, गतिमान, और एक आपका चुंबकीय क्षेत्र। ये 3 चीज आपके हैं तो आपका फ्लक्स में परिवर्तन होता है और ईएमएफ आपका उत्पन्न हो जाता है। आ जाओ अब आगे बात करें। देखो भाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका चालक ही एक घूर्णनीय भाग हो, चुंबकीय क्षेत्र भी घूर्णनीय हो सकता है। तो यहां से एक बात ध्यान रखना, यहां से एक बात ध्यान रखना कि चालक की कोई जरूरी नहीं है कि चालक ही आपका घूर्णनीय हो। ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका चालक ही घूर्णनीय हो या चालक ही घूमने वाला भाग हो। चुंबकीय क्षेत्र भी घूर्णनीय हो सकता है। तो 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो जो 400 वोल्ट तक का होता है जो जनरेटर, उसमें तो होते हैं चालक घूमने वाले, चालक घूर्णन करते हैं। और एक 11 केवी तक का, 11 केवी तक का आपका जनरेटर होता है, उसमें होते हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र घूमने वाला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक। 400 वोल्ट तक तो चाहिए था क्या आपको। अगर वोल्टेज बड़ा होता है तो वहां चालक को घूर्णन करवा देते हैं। और 11 केवी तक का जो आपका जनरेटर होता है उसमें आप चुंबकीय क्षेत्र को घूर्णन करवा देते हो। अब आ जाओ आगे इस जनरेटर के बारे में बात करें। मैं 2 पोल बनाता हूं, ये आपका मान लो एस पोल है और ये आपका एन पोल है।
हालांकि एन यहाँ करते हैं ज़्यादातर डायग्राम में, लेकिन मैं कर रहा हूँ। यहाँ देखो वाइंडिंग की गई है, पोल वाइंडिंग है, इन पोलों पे वाइंडिंग किए हैं। यहां से कौन सी वाइंडिंग हो गई है? पोल वाइंडिंग। इनको देते हैं अपन क्या? डीसी सप्लाई। तो यहां से आप इसको सप्लाई देते हो, कौन सी? डीसी सप्लाई। किसको? फील्ड को। क्यों देते हैं भाई? और ये आपका एक घूमने वाला भाग है, ये आपके कार्बन बुरुश हैं। ये एक तो घूमने का काम करेगा और एक चालक का काम करेगा। घूमने हुए वह चालक का काम करेगा। यहां से आपको आउटपुट मिलता है। अब सुनो भाई ध्यान से, मैंने कहा कि अभी यहां आपने पोल बनाए, पोलों के बीच में एक घूर्णनीय चालक को रख दिया। पोल बनाए, पोलों के बीच में एक घूर्णनीय चालक को रख दिया है। मैंने कहा कि भाई इन पोलों को, इन फील्ड पोलों को, इन फील्ड वाइंडिंग को अपन दे रहे हैं क्या? डीसी सप्लाई। ये डीसी सप्लाई क्यों देते हैं? फील्ड को उत्तेजित करने के लिए। किस लिए? फील्ड को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई देते हैं। फील्ड को उत्तेजित क्यों किया जाता है? शुरुआत में फील्ड को उत्तेजित इसलिए किया जाता है कि फील्ड के अंदर अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता है तो क्या आप इस चालक को घुमाओगे तो ये किसी का छेदन करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि आपकी फील्ड उत्तेजित है ही नहीं। आपकी फील्ड कहाँ से उत्तेजित होगी? किसका आप छेदन करोगे? इसलिए आपको फील्ड के अंदर एक स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करवाने के लिए, फ्लक्स में परिवर्तन करवाने के लिए, फ्लक्स का छेदन करवाने के लिए आप पहले फील्ड को उत्तेजित करते हो। उत्तेजित करने का मतलब फील्ड के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व का मान कुछ छोड़ते हो या अवशिष्ट चुंबकत्व उसको देते हो, जिससे क्या है कि फील्ड के अंदर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपका एक स्वयं का उत्पन्न, आपकी फील्ड भी उत्तेजित हो जाती है और अपना स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेती है। और दोनों ही चुंबकीय विपरीत स्वभाव के जो चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण उनके फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, छेदन होता है और आपका ईएमएफ हो जाता है और यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाता है। तो ध्यान रखना, फील्ड को उत्तेजित करने के लिए कैसी सप्लाई चाहिए? डीसी सप्लाई। तो मैं लिख देता हूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फील्ड उत्तेजना के लिए या फील्ड में अवशिष्ट चुंबकत्व लाने के लिए फील्ड को डीसी सप्लाई दी जाती है, दी जाती है। क्या दी जाती है? फील्ड को उत्तेजना के लिए या फील्ड में अवशिष्ट चुंबकत्व के लिए आप कौन सी दोगे? अवशिष्ट चुंबकत्व लाने के लिए आप कौन सी सप्लाई दोगे? डीसी सप्लाई। अब आ जाओगे इधर दोबारा, देखो इनमें दो भागों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक इस साइड और एक इनका एन का, एक एन की साइड। अब इन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने एक नियम था फ्लेमिंग का, दाएं हाथ का नियम।
तो भाई यहाँ दाएं हाथ का नियम काम में लिया जाता है जनरेटर के अंदर, और मोटर के अंदर बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के नियम के अंदर क्या बताया गया है कि दाएं हाथ की प्रथम 2 अंगुलियों को समकोण बनाते हुए इस प्रकार से फैलाएं। ये कौन सा हाथ है? मेरा दायां हाथ है। तो इसमें बताया गया है कि दाएं हाथ की 2 प्रथम अंगुलियों को समकोण बनाते हुए इस प्रकार से फैलाएं कि जो अंगूठा है ये चालक की घूर्णन दिशा, और ये प्रथम अंगुली ये वाली अंगूठा चालक की घूर्णन दिशा, कि चालक आपकी कौन सी दिशा में घूर्णन कर रहा है। प्रथम अंगुली आपकी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, और जो ये मध्यमा अंगुली या मुड़ी हुई अंगुली ये कौन सी? धारा की दिशा। दोबारा सुनना, इस हिसाब से चालक किसी दाएं हाथ के नियम में बताया कि समकोण बनाते हुए इस प्रकार से फैलाएं 2 अंगुलियों को, या दाएं हाथ की प्रथम 2 अंगुलियों को समकोण बनाते हुए इस प्रकार से फैलाएं कि जो अंगूठा है आपकी चालक की घूर्णन दिशा, ये प्रथम अंगुली आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मुड़ी हुई अंगुली या इसको मध्यमा अंगुली आप बोल सकते हो। तो ये कौन सी दिशा होती है? धारा की दिशा बताती है। तो हमेशा ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि फ्लेमिंग ने डीसी जनरेटर में दाएं हाथ का नियम बताया था, तो उसमें अंगुलियों को कौन से कोण पे फैलाया जाता है? त्रिकोण पे, आयताकार, समकोण किया जाता है, तो समकोण में। फिर पूछ लिया जाता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा दर्शाता है, अंगूठा इंगित करता है किसको? चालक की घूर्णन दिशा को। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो प्रथम अंगुली है, देखो प्रथम अंगुली, इस अंगुली को बोलोगे मुड़ी अंगुली या मध्यमा अंगुली, इसको बोलोगे मुड़ी हुई ही अंगुली को मध्यमा अंगुली बोल सकते हो, और जो ये सीधी अंगुली ये प्रथम अंगुली है, अंगूठा आपका ये है ही, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि प्रथम अंगुली आपकी दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, या पूछ लिया जाता है कि आपकी मुड़ी हुई अंगुली या मध्यमा अंगुली दर्शाती है, तो वो मेरे साथियों दर्शाती है कि धारा की दिशा। तो इसको मिटा के एक बार वो चीज़ जरूर नोट करना, एक ही चीज़ से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अंगूठे के बारे में पूछ सकता है, प्रथम अंगुली के बारे में पूछ सकता है, मध्यमा अंगुली के बारे में या मुड़ी हुई अंगुली के बारे में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और फैराडे का जनरेटर के कौन से फ्लेमिंग का कौन सा नियम लगता है? आपका दाएं हाथ का नियम हमेशा ध्यान रखना है। और दाएं हाथ का नियम क्यों काम में लिया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो यहां से नोट करना इस बात को, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, 3 चीज ध्यान रखना। एक तो आपका है अंगूठा, अंगूठा किसको इंगित करता है? चालक की घूर्णन दिशा, कि आपका चालक कौन सी दिशा में घूम रहा है। तो किसको? चालक की घूर्णन दिशा। ये चीज कौन बताता है? अंगूठा बताता है आपकी। कभी कंफ्यूज मत होना, हमेशा ध्यान रखना, प्रथम अंगुली आपकी जो अंगूठे के जस्ट पास वाली अंगुली है, अंगूठे के जस्ट पास वाली अंगुली आपकी प्रथम अंगुली है। ये दर्शाती है कौन सी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। और मुड़ी हुई जो अंगुली होती है ये होती है मध्यम अंगुली बोल सकते हो या मुड़ी हुई अंगुली, और ये दर्शाती है आपकी धारा की दिशा को। तो प्रथम अंगुली
अंगुली क्या दर्शाएगी भाई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और 3 नंबर आ जाती है आपकी मध्यमा या मुड़ी हुई अंगुली। मध्यमा या मुड़ी हुई अंगुली धारा की दिशा को, ये चालक के अंदर धारा की दिशा कैसी है। और दाएं हाथ के नियम में धारा की दिशा बाहर की ओर प्रतीत होती है आपको, बाहर की ओर। ठीक है, अब आओ भाई एक बात और, आपका जो फ्लक्स परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन किस हिसाब से कर सकते हो आप? फ्लक्स में परिवर्तन किस हिसाब से कर सकते हो आप? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परिवर्तन करके आप फ्लक्स की दिशा को परिवर्तन कर सकते हो। किसको? फ्लक्स परिवर्तन किसे? चुंबकीय, किस पे निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परिवर्तन करके, या क्षेत्र की दिशा परिवर्तन पर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपकी फील्ड है, जो फील्ड उत्तेजना कर रहे हो आप। दूसरा ये भी कह सकते हो जो फील्ड को अपन उत्तेजित करते हैं ना, डीसी सप्लाई दे सकते हो। तो फील्ड की उत्तेजना को एक सीधा उल्टा सीधा करके, या फील्ड को जहां उत्तेजित किया जाता है, यहाँ जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो गया डीसी के अंदर, तो नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव को यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव की जगह नेगेटिव करके भी आप फील्ड की करते हो, उत्तेजना की दिशा बदलकर। दिशा बदलकर। ठीक है भाई, आपका डीसी जनरेटर का सामान्य परिचय हो गया, परिभाषा बता दी, सिद्धांत बता दिया। सिद्धांत में 2 चालकों का अपने गुणन करवाया है, 2 चालकों इस तरह रखा है, दोनों चाल इस तरह वाले कौन सा था, इस तरह एमएफ है, ट्रांसफार्मर आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर। और गुणनीय चुंबकीय क्षेत्र किस में होता है? जनरेटर वगैरह में आपको होता है। वहां से आने के बाद में आपके चालक का 2 पोल बना के अपन ने डीसी को फील्ड उत्तेजित किया है, और वहां एक गुणनीय चालक रख के वहां घुमाएर आपको एक आउटपुट मिला था। यहाँ तक बात होगी। फिर फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम आपका आ गया, और ये किस लिए काम में लिया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है मेरे साथियों, यहां तक की बात अपन ने देख ली है। फिर आई है बात आगे कौन सी? आपके फ्लक्स परिवर्तन। फ्लक्स परिवर्तन की दर कौन से किस चीज पे नियम करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर फ्लक्स परिवर्तन की आपकी निर्भर रहता है। फ्लक्स परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पे, या आप फील्ड की उत्तेजना को बदल कर भी, फील्ड उत्तेजना की दिशा बदल करके भी आप क्या कर सकते हो? इसकी फ्लक्स परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ तक तो डीसी जनरेटर का टॉपिक आपका हुआ है। उसके बाद में अपन आगे देखेंगे अगली क्लास के अंदर। तो क्लास 1 आपकी यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।